बागवान भाइयों नमस्कार। आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेरे साथ मेहमान हैं मिस्टर नवीन शर्मा जी। इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही जानते हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। धन्यवाद सर और नमस्कार सर। जी सर, आपकी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। आप आपका माइक ऑफ है सर। जी थैंक यू सर। सर जस्ट आई थिंक ऑन है सर। जी हाँ, मेरा नाम नवीन शर्मा है, कोटखाई से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन टीचिंग में हूँ और बायोलॉजी सब्जेक्ट है और साथ साथ में बागवानी भी कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया सर। ये एक टीचिंग के साथ साथ आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है बायोलॉजी के ऊपर अगर बात करेंगे, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट, आप जानते ही है, तो आपसे बायोलॉजी के ऊपर ही बात करें। कुछ आप ही बताएं कुछ प्लांट के बारे में कि प्लांट का भोजन क्या होता है। थोड़ा सा हमारे बागवान भाइयों को भी पता चले कि एक्चुअल में प्लांट की क्या फिजियोलॉजी होती है, किस तरह से वर्क करता है। देखो सर, अब एक लेमन लैंग्वेज में ही हम बात कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स तो हम यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसानों को समझ आ जाए ताकि। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो भोजन की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो लीव्स है, क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज मेनली फूड रहता है जो फ्लोएम के थ्रू हर पार्ट में पहुंच जाता है। सेकेंडली, अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें आपके ग्राउंड से या आपके मिट्टी से या सॉइल से, तो दो चीजें रहती हैं, मिनरल्स प्लस वाटर। तो मिनरल्स और वाटर एक जाइलम टिश्यूज होता है, उसके थ्रू एवरी पार्ट तक जाता है। तो पानी पहुंच गया जाइलम से और आपका भोजन का ट्रांसलोकेशन हो गया फ्लोएम से। और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के थ्रू जाएगा, पानी आपके जाइलम के थ्रू जा रहा है, दोनों रिएक्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो आपका स्टार्च फॉर्मेशन होगा। तो आई थिंक इतनी फिजियोलॉजी बतेरी है। जी जी। अच्छा, तो ये स्टार्च मतलब वही कार्बोहाइड्रेट। यस यस सर, कार्बोहाइड्रेट। जी अच्छा, तो ये जो स्टार्च आप कह रहे हैं यही पौधे का भोजन है मेनली। यस सर। जी ठीक है। नवीन जी, अभी आप मुझे बताएं कि आप एप्पल इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं अगले 5-10 सालों में। क्या आपको क्या लगता है कि एप्पल इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं 5-10 सालों में। देखो सर, जो मुझे लगता है, मेरी समझ में तो ये है कि जो क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करेगा वो सरवाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन ने बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वही है कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, क्वालिटी भले ही, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वांटिटी भले ही कम हो पर हो क्वालिटी की, मुझे लगता है वही आगे एग्जिस्ट करेगा जी आने वाले समय में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्वांटिटी अगर हम बढ़ा भी देते हैं लेकिन उसमें अगर क्वालिटी नहीं है तो उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो कम रहेगा, जिससे कि लागत और जो आउटपुट है उसके बीच में जो है, जो लास्ट जो हमारा अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो जो है हमारा कम रहेगा। तो लेकिन अगर हम क्वालिटी बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी कम भी हो लेकिन क्वालिटी हो, तो उससे जो है हमें ज्यादा इनकम मिलेगी, ज्यादा हमारी आमदनी होगी। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। और इस बार फसल कैसी है कोटखाई में। सर मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं तो एवरेज कह सकते हैं, एवरेज है, ठीक है, चलेगा। जी हाँ जी सर। अच्छी फसल है। ठीक है सर। ठीक, बढ़िया फसल है, बहुत अच्छा। और कुछ आप हमें बता सकते हैं आजकल क्या चल रहा है। आप तो लॉकडाउन तो अब
खत्म हो गया है, तो अब तो स्कूल भी खुल गए होंगे कि नहीं? फॉर द टीचर्स के लिए तो सर 1 जुलाई शायद नोटिफिकेशन हो अच्छा। जाएगा, तो टीचर्स के लिए ओपन रहेगा। जी हाँ जी सर। जी, बहुत बढ़िया सर। और आपका कोई प्रश्न नवीन जी आज? सर प्रश्न तो देखो, आपके साथ जुड़े हैं, बहुत से रीजंस है, तो इतनी छोटी वार्तालाप में शायद वो तो नहीं बता सकता। हाँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे। फर्स्ट, अब मैं अपनी बात करता हूँ, अपने ऑर्चर्ड की बात करता हूँ। मैं तो सक्रिय रूप से, अगर फार्मिंग की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, अगर सक्रियता या एक्टिवनेस की बात है, लगभग 3 सालों से एक्टिव हुए हैं हम। उससे पहले पूरी की पूरी ट्रेडिशनल फार्मिंग फादर या पिछली जनरेशन से चलती आ रही है, और वही प्लांट्स, क्योंकि हम ऐसे बागवान हैं जिनके पास पुराने प्लांट्स हैं, जी रेड वैरायटी से लेकर आजकल की अपडेट वैरायटीज सारी है। परंतु जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटीज है, हम अभी उसी में स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एकदम रिमूव नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम 0 लेवल पे आ जाए। तो जी अपने ऑर्चर्ड में 60 to 70% पुराने पेड़ हैं, रेड भी हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उन प्लांट से, एक तो पहली बात मैंने बताई क्वालिटी, दूसरी प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहता हूं। तो मैं इस रीजन से आपके साथ जुड़ा हूं कि उसमें क्वालिटी भी आए, प्रोडक्शन भी आए, और धीरे धीरे जो क्वांटिटी है ना, प्रोडक्शन है, वो पुराने पेड़ों में कम हो रही। तो एक तो ये है मेरा क्वेश्चन। सेकंड सेकंड है कि अब हमारा सीडलिंग ही चला, जो हम नई प्लांटेशन कर रहे हैं वो भी अभी सीडलिंग बेस्ड है, हम रूट स्टॉक पे नहीं आ पाए। रीजन है, बड़े प्लांट से आप जानते हैं कि हम वहां पर किस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें पैच बनाने पड़ेंगे तभी कर सकते हैं, उतना वेट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम फिलहाल हम सीडलिंग पे जा रहे हैं। अब बिलो द कैनोपी जाना पड़ रहा है, प्लांट के नीचे ही हमें एचडीपी करना पड़ रहा है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ वहां पर हम नए प्लांट्स को कैसे इंप्रूव करें, और पुराने में हम क्वांटिटी, क्वालिटी और कलरेशन किस तरह से इंप्रूव करें। जी नवीन जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अभी भी जो है 99% फार्मर जो है वो ट्रेडिशनल जो सीडलिंग ऑर्चर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर सबकी आमदनी है। और मैं ये कहूंगा कि एप्पल इंडस्ट्री का जो 4,000 करोड़ है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 करोड़ से ज्यादा जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग या क्लोनल रूटस्टॉक से आता होगा। तो बाकी ये कह सकते हैं कि लगभग 4,000 करोड़ जो है वो पूरा सीडलिंग ऑर्चर्ड से ही आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सीडलिंग ऑर्चर्ड्स में प्रोडक्शन को बढ़ाने के स्कोप्स हैं, क्वालिटी को बढ़ाने के स्कोप्स हैं, क्योंकि पिछले, मेरा जहां तक तजुर्बा है, मैंने जो देखा है, मुझे ये लगता है कि पिछले 20-22 सालों में ऑर्चर्ड के अंदर जो प्रूनिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया, या यूं कहें कि जब से जो है यूथ जो नई जनरेशंस, पिछले 20 सालों से मैं बात कर रहा हूं, 2000 के बाद जब से जो है जो ऑर्चर्ड्स के ओनर्स थे, मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, जब तक वो खुद ऑर्चर्ड को संभाल रहे थे, खुद वो प्रूनिंग कर रहे थे, तब तक सारी चीजें सही थी, उनको मैं दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसके बाद जब जो है लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के तौर पे या एम्प्लॉयज रखे, या यूं कहें, या ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई प्रूनिंग की, तब से क्या हुआ, हर कोई जो है विदाउट ट्रेनिंग, और स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे, वो सब जो है प्रूनर बन गए। बस एक कैंची हाथ में होनी चाहिए अपनी, और वो जो है प्रूनर हो गए। तो मुझे लगता है 2000 के बाद जो है बहुत सारी गलतियां ऑर्चर्ड में प्रूनिंग के रिगार्डिंग हुई हैं, और उनको ठीक करना वो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो है, जो अब जो जनरेशंस ऑर्चर्ड को संभाल रही हैं, वो जो है उन प्रूनिंग टेक्निक्स को चेंज करे। मुझे जो दिखता है पुराने सीडलिंग ऑर्चर्ड्स में, बाहर का कैनोपी के बाहर का जो लगभग 2.5-3 फीट जो एरिया रहता है आउटर स्पेस, ऊपर से नीचे तक,
मैं जहां भी देखता हूं मैं ये देखता हूं उसमें जो है फ्रूटिंग नहीं होती है, वो हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ही रहता है। और अंदर अगर हम ट्रंक की बात करें या सेंट्रल लीडर कहें, सेंट्रल लीडर से जब कैनोपी की बाहर की तरफ को हम जब निकलते हैं तो सारी ब्रांचेस जो है वो अंदर से भी 2.5 फीट तक जो है वो भी, उसमें भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वहां भी पर सिस्टम नहीं है, वो भी खाली मैंने देखा है। अब मुझे नहीं पता आपके ऑर्चर्ड में कैसी स्थिति है, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा मैक्सिमम ऑर्चर्ड्स में जो है इस तरह की स्थिति है। तो अब मैं तो ये समझता हूं कि जो बाहर का जो 2.5 फीट का वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ रहने वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को यदि हम पीछे लेके आते हैं 2.5 फीट अंदर उसको अगर लेके आते हैं, तो मुझे लगता है दो प्लांट के बीच में 5 फीट का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, विदाउट डिस्टर्बिंग द एनुअल क्रॉप। ओके सर। जब हम 5 फीट हमें मिल गया डिस्टेंस, तो उस 5 फीट में हम नई प्लांटेशन भी कर सकते हैं, जिनको कॉम्पैक्ट हम रखें, छोटा प्लांट हम बनाएं और हाई कलर स्ट्रेन्स हम अडॉप्ट करें, और सिर्फ उसी जगह पे ही हम लोग जो है काफी नंबर ऑफ प्लांट्स जो है काफी हम बढ़ा सकते हैं उसी में ही। तो इससे ये होगा, एक तो हमें नए हाई कलर स्ट्रेन्स के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा उन्हीं पुराने ऑर्चर्ड्स में पुराने प्लांट्स के साथ, विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोनॉमिक, जो हमारा अभी का जो हमारा स्टेटस है उसको विदाउट चेंज किए हुए, विदाउट प्रोडक्शन को हम करते हुए हम यहां से जो है हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मुझे ये लगता है। और इसके साथ साथ जो प्रूनिंग में जो और भी गलतियां हुई, स्पर्स जो है हमारे जो प्रूनर्स थे उन्होंने स्पर्स जो है बेरहमी से काटे, बस क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो मैं काट रहा हूं, काटने के बाद यहां पर क्या रिएक्शन प्लांट लेने वाला है आने वाले ग्रोइंग सीजन में, और जिसको अनप्रून छोड़ रहा हूं वहां क्या रिएक्शन होने वाला है। तो इस तरह से जो प्लांट है वो इतना डेंस हो गया अंदर से भी, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस मेंटेन होना था वो भी मेंटेन नहीं हो पाया। तो अभी का जो सिनेरियो है, जो कैनोपी है, कैनोपी के अंदर जो है अभी 35 से 40% जो है सनलाइट का यूज हो पा रहा है। तो यदि हम इसको बढ़ा पाते हैं, इसको अगर हम 45-50% तक अगर इसको ले जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी। आप तो खुद आपने बायोलॉजी पढ़ी है, यू नो बेटर, आपने पहले भी बताया कि भोजन जो है वही स्टार्च है, वही कार्बोहाइड्रेट है, और आप तो जानते हैं कि कलर लाने में जो है स्टार्च या ग्लूकोज की कितनी अहमियत है, सबसे बड़ा रोल उसी का ही है। तो अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो हम लोग जो है हमारे पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, एक तो नई वैरायटीज या नए कलर स्ट्रेन्स की तरफ हम लोग जो है अपनी प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं, दूसरा पुराने ऑर्चर्ड में उसी को ठीक करते हुए हम लोग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों को साइमल्टेनियसली हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है चाहे फंजीसाइड्स की जो हम फ्रीक्वेंट स्प्रेस अभी 12 से 15 दिन के अंदर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जो है थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, गैप ज्यादा दे सकते हैं जी। तो ये मेरा ये प्लान है जी। नहीं ठीक है सर, क्योंकि आपके साथ जुड़े हैं तो आने वाले समय में और ज्यादा सीखेंगे। अभी विंटर्स आएगा, कैनोपी मैनेजमेंट पर और ज्यादा सीखेंगे। अभी तो आपने पीछे कलरेशन पर बताया था, तो वो तो स्किप हो गया कैनोपी मैनेजमेंट, क्योंकि अब लेट जुड़े आपके साथ। समर प्रूनिंग स्टार्ट की थी, कुछ एक पौधों में हमने काफी की है इस बार, तो रिजल्ट्स भी हम देखेंगे, जरूर रिजल्ट्स आएंगे। तो उम्मीद है कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पुराने प्लांट्स में स्पेशली जो 50 साल तक के इम्प्रूव होंगे, क्योंकि कुछ समय तक अब वो रहेंगे। उसके बाद जैसा आपने बताया कि नए स्ट्रेन्स में जाओ, वो हम जा रहे हैं। अब अपडेट सारी वैरायटीज है अभी तक, जैसे गाला है या दूसरी आपके रेड डिलीशियस स्ट्रेन्स की नई सारे स्ट्रेन्स हैं, पर धीरे धीरे पहले ये पुराने वाले पर भी साथ में क्वालिटी इंप्रूव, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन 60% तो पुराने वाले से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्कोप हमारे, वही मैं कह रहा हूं कि पुराने सीडलिंग ऑर्चर्ड्स में प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करने के स्कोप्स हैं, और उसी के ऊपर ही बागवान भाइयों को काम करने की जरूरत है।
ज्यादा जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है कि पुराने ऑर्चर्ड्स को काट करके उखाड़ करके उसमें हम लोग जो है क्लोनल रूटस्टॉक की तरफ जा रहे हैं, नई वैरायटीज की तरफ जा रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने की और अपना इकोनॉमिक सिस्टम को गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कहीं ना कहीं वैरायटीज के और ये कलर स्ट्रेन्स के जाल में भी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, इसमें भी वो उसको मजा आ रहा है कि पुराने पेड़ को एक जगह काट हमें करके। रुकना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमें रेड कलर चाहिए, तो जितने भी नए स्ट्रेन्स है ऑल आर रेड कलरेशन के। तो आपको एक जगह स्टैंड लेना है कि आपके एलिवेशन में कौन सी वैरायटी स्ट्रेन एडजस्ट करता है, हमें वहां पर रुकना है। और सेकेंडली सर, आपका कोर्स है उसके बारे में बोलना चाहूंगा, फीडबैक देना चाहूंगा जी। 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। फर्स्ट है, आपने एक नया हॉर्टिकल्चर में एक नया इरा स्टार्ट किया है। क्यों इरा स्टार्ट किया है? क्योंकि जो आपका कोर्स है, मैंने पूरा मॉड्यूल देख लिया है, तो आपके कोर्स में सबसे पहली बात है बेसिक साइंस या बेसिक नॉलेज आपने दी है। जो ऑर्चर्ड नए लगा रहे हैं, जो नए बागवान हैं, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें उनके लिए बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। उन्हें एक एक नॉलेज आपने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। सेकेंडली, जैसे हम हैं, हम मिडल में अभी, जैसे मैंने बताया कि पुराने बगीचे भी है, तो हमारे को भी उसमें काफी नई चीजें हैं कि हमने कैसे क्वालिटी या जो आपने प्रोडक्शन की बात की कैसे इंप्रूव करना है। थर्ड, जो मुझे लगता है जो वीडियोस आपके हैं उसमें आपने साइंस, क्योंकि जब हम कोई बागवानी कर रहे हैं ना, ठीक है, हम ले मैन है, पर हमें साइंस भी पता होनी चाहिए उसकी। कोई बीमारी लग रही है, आपको उसका साइंस भी पता होना चाहिए, तभी फायदा है बागवानी करके। तो आपने साइंटिफिकली भी हर टर्म्स बताई है कोर्स में। हाँ, चाहे शूट सिस्टम है, चाहे रूट सिस्टम है, चाहे स्टॉक है, चाहे रूट जो भी है, चाहे जो भी, अपने सारी जितने भी साइंटिफिक टर्म्स है बताने की कोशिश की है। ले मैन आम बागवानों को पता नहीं होता है। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी है वो लास्ट स्टेप है, आप हमारे साथ 365 दिन जुड़ने वाले हैं। अभी तो हमने कोर्स देखा है, 365 दिनों में हमारे को बहुत सी नॉलेज मिलेगी आपसे, क्योंकि हम अपडेट रहेंगे। हर 15 दिनों बाद हम अपडेट रहने वाले हैं, तो हमें हर समस्या का हल आपसे मिलने वाला है। वो सबसे बेस्ट पार्ट है। बाकी लास्ट में एक सजेशन भी देना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करेंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सजेशन के ऊपर जरूर मैं सोचूंगा। और सजेशन सर यही है कि जब लाइव सेशन आपका होता है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप में हूं तो संडे को जनरली रहता है, तो पूरे वीक के क्वेश्चंस डाले जाते हैं ऐप पे जो आपने सेटअप किया हुआ है। तो जो बर्निंग इशू है, जैसे पिछला आई थिंक समर प्रोनिंग या करंट इशू है, जैसे समर प्रोनिंग था तो हमने लाइव सेशन किया था, तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज और सिग्नल्स इशू हर तरह से थे, तो अच्छा सेशन था। आप एसोसिएशन ये है कि जब हमारा लाइव सेशन नहीं, जब आपका आप जूम पे हमारा सेशन लेते हो, तो वहां आप ना, जैसे समर प्रोनिंग की सपोज ले लेते हैं, तो उसका एक छोटा वीडियो हमें शेयर करें, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, इतना चलेगा, 10 मिनट हो सकता है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो आई थिंक दैट मे बी बेस्ट। इसी तरह का बीच में हर मंथ एक कोई वीडियो हमें शेयर कर, आने वाले टाइम में कैनोपी मैनेजमेंट होगा या पोस्ट हार्वेस्टिंग होगा, इस तरह की कोई 5 या 10 मिनट की वीडियो आप या मॉड्यूल में डालें या वहां लाइव सेशन में हमारे को जरूर दें। बस यही बताना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया सजेशन आपका। एक्चुअल में अभी क्योंकि ये मॉड्यूल में और क्या क्या इंप्रूवमेंट आनी है वो आप लोगों से सजेशंस मिलेंगे, तभी जो है इसके ऊपर इंप्रूवमेंट भी होगी। और मेरा खुद का मैं ये चाहता हूं कि मैं किस तरह से फार्मर्स के साथ आगे आकर के किस तरह से सारी चीजें मैं शेयर कर पाऊं, क्योंकि वो फर्स्ट डे था, मुझे लगा कि लाइव हम लोग जब करेंगे समर प्रूनिंग तो वो अच्छा होगा। मैं बड़ा एक्साइटेड था खुद भी, लेकिन वो
पूरा का पूरा जो है फर्स्ट ग्रुप का वो मुझे भी खेद है कि फर्स्ट ग्रुप वाला सही नहीं हो पाया, बट सेकंड ग्रुप में हालांकि लाइव तो नहीं हुआ, लेकिन सेकंड ग्रुप में हमने इंटरेक्शन टाइप की थोड़ी सी की थी कि पार्टिसिपेशन जो है उसमें फार्मर्स की भी रहे। मैंने काफी लोगों से मैंने बात भी की, उनसे पूछा भी कि भी आपको ये समझ आया वो समय। सेकंड ग्रुप वाला अच्छा हो गया था, फर्स्ट ग्रुप में जरूर कुछ खामियां रह गई थी। तो आपने जैसे कहा, मैं जरूर इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर मैं एक 10-12 मिनट की वीडियो बना करके मैं इस 13 के साथ एक 14वीं मतलब 14th वीडियो में इसमें एक जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर इसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। आपका बहुत बढ़िया सजेशन। सर एक एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है जी समर प्रोनिंग के रिगार्डिंग। जैसे मेरा एलिवेशन है 60 to 100 फीट, तो हमारा जो हार्वेस्टिंग रहता है जनरली 10 अगस्त के बाद रहता है। तो हमारा जो बेस्ट टाइम है समर प्रूनिंग का कितने हफ्ते पहले है हार्वेस्टिंग के, क्योंकि हम आजकल कर रहे हैं, जी तो बेस्ट है कब तक करनी चाहिए हमें? देखिए लगभग 40 दिन हार्वेस्टिंग से पहले, इस वक्त से जो है फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ जाना, उसमें कलर बनने की प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो जाती है 40 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग। तो आप जो है 40 डेज के बाद जो है आप कभी भी जो है ये समर प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमको लाइट पेनिट्रेशन बढ़ानी है। लाइट पेनिट्रेशन बढ़ानी है तो ये जो है सही रहता है। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और लेट करते हैं तो स्पर फॉर्मेशन के लिए थोड़ा जो है उसमें तो कम समय रहेगा, तो ये बेस्ट है। ग्रोथ भी आजकल जो है सेटल हो चुकी है, फर्स्ट ग्रोथ सेटल हो चुकी है, सेकंड ग्रोथ होने में अभी थोड़ा सा और समय, हफ्ता 10 दिन का। जैसे ही बरसात आएगी वैसे ही सेकंड ग्रोथ होना शुरू कर जाएगी। तो वैसे ही अगर हम आजकल जो है करते हैं तो मतलब कि 40 डेज जब हार्वेस्टिंग के रहेंगे तो हम जो है उसकी समर प्रूनिंग जो है शुरू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपसे मिलेंगे तो और बहुत सारी बातों के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और विषय के ऊपर हम जो है उस दिन बात करेंगे। आपने मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जीतू चौहान, ये जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, अपनी तरह का पहला ऑनलाइन कोर्स है जो एप्पल फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। या यूं कहें, मुझे भी ये लगता है कि अपने देश में अभी भी फार्मर्स अगर कुछ सीखना भी चाहता है तो कहीं कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, और ऊपर से लिटरेचर्स भी जो है इतने ज्यादा लिटरेचर भी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं खामियां सिस्टम में है, मिल नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो लर्निंग कोर्स जो है ये बनाया था। और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है, आप जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब जो है फीडबैक्स आती हैं और उनको देख के बहुत मजा आता है। और बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं फीडबैक के। बहुत बढ़िया जो है सभी को जो है ये कोर्स लग रहा है। जी सर, ओके सर। ठीक है। और आपका कोई संदेश अपने उम्र के बागवानों को, आपके आसपास के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मेरे यहाँ के बागवानों को, कश्मीर के बागवानों को अपनी तरफ से एक संदेश आप दें, एज अ बायोलॉजी टीचर, एज अ फार्मर। यस, एज ए फार्मर दूंगा, एज ए टीचर नहीं। सबसे पहले तो मैं जीतू सर का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना अच्छा कोर्स लाया है। स्पेशली जैसे मैंने फीडबैक में बताया, जो लोग नई फार्मिंग कर रहे हैं वो जरूर जुड़े, जो पुरानी फार्मिंग कर रहे हैं मेरे जैसे फार्मर्स वो भी जुड़े, क्योंकि इसमें सर 365 दिन तक हमारे साथ रहने हैं। तो पूरे एक एनुअल ईयर में हम हर एक टॉपिक को, हर समस्या को का निदान कर सकते हैं मिल बैठकर और आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हमें पता है, मैं 3-4 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूं, तो बेस्ट टेक्निक है, मैंने इसी वजह से आपको चुना। तो मैं न्यू जनरेशन के जितने भी लड़के हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं,
तो जीतू सर का कोर्स वो एक बार जरूर एनरोल करें। ये चिंता मत करें कि थोड़ा सा 3500 है, वो आपका एज ए फार्मिंग करते वक्त सारा वापस आ जाता है जब आप एक क्वालिटी की तरफ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है, तो मेरा ये पूरे जो भी लाइव शो देख रहे हैं, चाहे कश्मीर के लोग हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, चाहे अपने हिमाचल के बागवान हैं, जीतू सर के कोर्स को रजिस्टर करें। तो आपको वहां पर हॉर्टिकल्चर की नई जानकारी तो मिलेगी ही, नई प्रैक्टिस मिलेगी और आपको फायदा होगा। तो थैंक यू जीतू सर। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हॉर्टिकल्चर टॉक शो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। तो बागवान भाइयों, आज हमारे फार्मर गेस्ट थे नवीन शर्मा जी और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आप भी मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़े, www.jeetuchauhan.com के ऊपर जाकर के आप अपने आप को आज ही एनरोल कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो विद जीतू चौहान में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।